हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री की टेस्ट सीरीज। ठीक है, 2023 दृष्टि है इसकी। जो टेस्ट नंबर क्या है 5 है। ये देख सकते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2023। ठीक है, और ये परीक्षण पुस्तिका अनुक्रमक ये है। समय 2 घंटा, पूर्णांक 200। इसमें अनुदेश नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट सीरीज 2023 की है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि टेस्ट सीरीज 2023 का आया या नहीं, तो ये क्या है 2023 की ही चल रहा है। ठीक है, और आप लोगों को सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि इस चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गया, यानी कि 1000 सदस्य का परिवार बन गया। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से और एक हेल्प चाहिए। आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखा कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, बस क्लिक करके थोड़ा सा देखते हैं, तो पूरा देखा कीजिए। आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। पीडीएफ इसका पूरा जो टेस्ट का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हूँ, वो आप टेस्ट लगा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है अपलोड नहीं किया है। एक्सप्लेन जो उसका सलूशन है, ठीक है, वो क्या किया हूँ, अपलोड नहीं किया हूँ। टेस्ट पूरी अपलोड कर दिया, वो आप लोग देखिए। शायद उस टेस्ट में 25 से लेके 32 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यानी कि 6 to 7 क्वेश्चन नहीं है, वो पहले अपलोड किया जा चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको लगाइए, और एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं वीडियो से। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या करूँगा, मैं एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को देखते नहीं हैं। और आप लोग अगर यदि वीडियो देखा कीजिएगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो टेस्ट सीरीज है आगे, जैसे ये 5 हुआ, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, वो सब मैं क्या करूँगा, 2 या 3 वीडियो, 2 में तो शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 वीडियो कोशिश करूँगा, 3 वीडियो में एक टेस्ट सीरीज क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत लगता है। ठीक है, और आप लोग अगर देखिएगा और इसी प्रकार चैनल को ग्रो कराइएगा, तो क्या करूँगा, आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर आऊँगा। और टेलीग्राम में आप लोगों को जो मैं बोला हूँ पहले, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे इसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया करूँगा न्यू ईयर से। तो आप लोग इस चैनल्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो, और लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं किस प्रकार लग रहा है। ठीक है, तो आप सभी को फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, वॉच टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो क्या हो रहा है, ख़राब होता है इस प्रकार से। आप लोग तो क्या है, यहाँ पे व्यूज अच्छा खासा दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या है, वॉच टाइम बहुत कम आता है। तो वॉच टाइम जिस दिन ज़्यादा आने लगेगा, उस टाइम से मैं लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बनाया करूँगा। तो चलिए अब वीडियो को एक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज देखेंगे 71 से। ठीक है, हम लोग इससे पहले 70 तक देख चुके हैं। तो ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपियोइड के दवाएं हैं जो केवल हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ती है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, केवल क्या है, रिसेप्टर, विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ता है, तो ये गलत है। कायना कैनाबिनोइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो ये सही है, जो कैनाबिनोइड्स रसायन, ठीक है, कैनाबिनोइड्स रसायन क्या है, रसायन का एक समूह है। कैनाबिनोइड्स जो है रसायन का एक समूह है जो क्या होता है, मस्तिष्क में मौजूद, यानी मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स के साथ मिलकर क्या करता है, क्रिया करता है, इसलिए ये क्या है, सही है। तीसरा नंबर कथन देखें तो कोका अल्कलॉइड या कोकेन कोका के पौधे एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जिसका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है। ये भी गलत है, इसका जो मूल स्थान है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। तो इसमें क्या है, एक ही कथन सही है, 2। और इसमें ऑप्शन नंबर देखें तो कौन सा है, ऑप्शन सी, केवल 2। ठीक है, इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन सी सही होगी। इसकी व्याख्या देखें तो ये रहा इसकी व्याख्या। ओपियोइड्स वे दवाएं हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत संबंधी मार्ग में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स रिसेप्टर्स को आबद्ध करती है। तो यहाँ पे जो कथन था उसमें क्या बोला था, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जठार्थ। ठीक है, जठरांत संबंधी मार्ग में भी क्या होता है, मौजूद होता है, इसलिए कथन एक जो है सही नहीं है। ठीक है, आगे देखें। हेरोइन एक
आगे देख लीजिए, हेरोइन एक ओपियोइड्स जिसे आमतौर पर एस्मक कहा जाता है, रासायनिक रूप से डायसेटाइल फॉर्मिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन कड़वा क्रिस्टलीय यौगिक होता है। ठीक है, ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। आगे बढ़े हम, यहाँ देखिए कैनाबिनॉइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करता है, इसलिए कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। प्राकृतिक कैनबिनॉइड्स कैनबिस सेटिवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। ये बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम ये कोका ऑल्कलॉइड या कोकीन कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो दक्षिण अमेरिकी मूल का है। तो देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से अनुरोध है, अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ में वॉच भी किया कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारे इसमें ये लेके आऊँगा मैं। तो आप देखते हैं हम लोग 22 नंबर। ठीक है, टेस्ट सीरीज इसमें आप लोगों को जो इसकी है 1 2 3 4 ये सब टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देख लिए 72 सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या दुर्लभ अनुवंशिकी रोग है, नहीं, ये गलत है। ब्यूट्रिल कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम का निम्न स्तर इसकी शुरुआत का कारण हो सकता है, ये सही है। ठीक है, निम्न स्तर जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के संदर्भ में। ठीक है, ये क्या है, जो ब्यूट्रिल कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम का निम्न स्तर इसकी शुरुआत का कारण हो सकता है। तो केवल और केवल इसके जो है 2। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो हम लोग देख सकते हैं, ये रहा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे कॉट डेथ के रूप में भी जाना जाता है। यह सामान्यतः 1 वर्ष से कम उम्र के एक स्वस्थ शिशु की अचानक और अप्रत्याशित मौत को संदर्भित करता है, आमतौर पर जब वे सो रहे होते हैं। शायद से संबंधित अधिकांश मौतें 1 से 4 महीने की उम्र के बीच की शिशुओं से होती है। तो ये देख सकते हैं सडन इन्फेंट्स जो डेथ सिंड्रोम है वो क्या है, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है, जो 1 से 4 महीने के लगभग होते हैं, उसकी अचानक मृत्यु से। आगे देखते हैं, हालांकि मृत्युओं के सही कारणों का पता नहीं है या मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में समस्याओं, आनुवंशिक परिवर्तन, हृदय की कार्य करने की प्रणाली में समस्या या संक्रमण से संबंधित हो सकता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, कथन 1 क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि SIDS, ठीक है, साइट्स के जोखिम वाले शिशुओं में आमतौर पर उनके रक्त में ब्यूट्रिल कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम का स्तर कम हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन 2 केवल सही था। तो चलिए अभी हम ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73। जब 2 शारीरिक रूप से भिन्न संरचनाएं समान कार्य करती है तो इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। जब 2 शारीरिक रूप से भिन्न संरचनाएं काम करती है तो इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। कौन सा विकास कहा जाता है, कोशिका जनन, प्रतिलिपि, संश्रिप्त क्रम विकास, विभिन्न क्रम विकास। तो इसमें क्या होता है, संश्रिप्त क्रम विकास कहा जाता है जब क्या होता है, 2 शारीरिक रूप से भिन्न संरचना कार्य करता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तितलियों और पक्षियों के पंख एक जैसे दिखते हैं, वे शारीरिक रूप से समान संरचना नहीं है, हालांकि वे समान कार्य करते हैं, इसलिए अनुरूप संरचनाएं
संश्रित विकास का परिणाम है। ये एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं हैं, इसलिए इनमें समानताएं हैं। तो विकल्प सी सही है। तो क्या है, तितली और पक्षी जो है उनका जो पाँख है एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके जो क्या होता है शारीरिक रूप से समान संरचना नहीं होते हैं। ठीक है, ये है। तो इसकी बाकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 नंबर, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव, घरेलू सीवेज, तलछट, उद्योग और रसायन कारखानों, रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, उष्मा, उद्योगों में शीतलन के लिए जल का उपयोग। उपयुक्त युग में कितने सही सुमेलन है? ठीक है, कितने सही सुमेलन है? तो इसमें केवल और केवल 2 है। ठीक है, सूक्ष्म जीव, घरेलू सीवेज, तलछट, उद्योग और रसायनों कारखाना, रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, उष्मा, उद्योग। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, प्रदूषक स्रोत, जैविक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज। जैविक अपशिष्ट क्या होता है? घरेलू अवशिष्ट। ठीक है, सड़े मृत, ये देख लीजिए, ये सब है। उसके बाद पादप पोषक, रासायनिक उर्वरक, विषाद भारी धातु, उद्योग और रासायनिक कारखाने, तलछट जो होता है कृषि और विपट्टी खनन के कारण मृदा का अपरदन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कीटनाशक कीटों, कवक और खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन। रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम खनिज का खनन। उष्मा, उद्योगों में शीतलन के लिए जल का उपयोग। तो ये देख सकते हैं बी क्या हो गया, इस प्रकार सही हो गया। ठीक है, उष्मा क्या है? उद्योगों में शीतलन, उष्मा, ठीक है, उद्योगों में शीतलन के लिए होता है। तो उष्मा उद्योगों में शीतलन के लिए ये सही हो गया। फिर रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? रासायनिक रेडियोधर्मी पदार्थ। हम लोग देखेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम खनिज का खनन, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विषाद भारी धातु, उद्योग और रसायन कारखाना। तो तलछट, कृषि और तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं तलछट, उद्योग और रसायन कारखाना। तलछट क्या है? उद्योग और रसायन कारखाना। तो यहाँ पे तलछट देखते हैं, तलछट कृषि और विपट्टी खनन, मृदा अपरदन। तो ये सही नहीं है। विषाद भारी धातु, उद्योग और रासायनिक कारखाने, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे था क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। सूक्ष्म जीव तो घरेलू नहीं, उष्मा हो गया और रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार इसमें 2 ये सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं उपयुक्त में से। तो ये क्या हो गया? केवल 2 युग्म सही है, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा बाकी। ठीक है, सेवेंटी 75 देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। सही है। ठीक है, क्या है? एक सींग वाला गैंडा जो है, जो भारतीय गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। भारत में क्या है? केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये ठीक है, सही है। फिर उसके बाद वयस्कर नर या वयस्कता निकट गैंडे कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय सामान्यतः एकांत में रहते हैं। वयस्क नर या वयस्कता निकट गैंडे कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय सामान्यतः एकांत में रहते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लें तो तीनों का तीनों सही है, इसलिए 1 2 3। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है, अतः एक कथन एक सही है। कथन एक क्या है? सही है। ये आप देख लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं वयस्क नर या गैंडे वयस्कता के समय कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय यह प्रजाति सामान्यतः एकांत में रहती है। ये क्या होता है? हम एकांत में रहता है। ठीक है, वयस्क नर या गैंडे क्या होता है? वयस्कता के समय कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय वो क्या होता है? चरने या लौटने के समय एकत्र नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या होता है? एकांत में रहना चाहते हैं। इस प्रकार जो है कथन 3 क्या हो गया हम लोग का?
सही हो गया। आगे देखें हम, भारत में केवल एक सींग वाला बड़ा गैंडा पाया जाता है, इसलिए कथन 2 भी क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। तो इस प्रकार तीनों कथन सही हो गया। ठीक है, आप इसकी बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 76 नंबर 76। एंडोसल्फाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है? नहीं, आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। एंडोसल्फाइन क्या है? एक कीटनाशक है। ठीक है, एक क्या है? कीटनाशक है या पीड़कनाशक बोल सकते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन में विश्व स्तर पर एंडोसल्फाइन के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं लगा गया है। भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए एंडोसल्फाइन के उपयोग की अनुमति है। अब देखते हैं 3 नंबर, रसायन का उपयोग केवल प्रमाणित कीटनाशक एप्लीकेटर के पर्यवेक्षण में या उसके अधीन किया जा सकता है, तो ये सही है। ठीक है, रसायन का उपयोग केवल क्या है? प्रमाणित। जब प्रमाणित हो जाएगा तभी क्या होगा? कीटनाशक एप्लीकेटर के पर्यवेक्षण में या उसके अधीन किया जा सकता है। तो भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए एंडोसल्फाइन के उपयोग का अनुमति है। क्या बोल रहा है? अनुमति है बोल रहा है। तो अनुमति यहाँ पे क्या है? जब ये हो जाएगा, जब उसको एग्रीमेंट मिल जाएगा, जिससे यहाँ प्रमाणित हो जाएगा तभी मिलेगा, तो इसलिए क्या हो गया? डी नंबर इसका सही हो गया। देखते हैं, एंडोसल्फाइन एक प्रतिबंधित उपयोग वाला कीटनाशक है जो विशेष रूप से एपिडस, फलों के कीड़े, बीटल, लीफ होपर, मोथ, लार्वा और विभिन्न प्रकार के फसलों पर सफ़ेद मक्खियों के खिलाफ प्रभावी है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है? एक कीटनाशक है जो किस पर लगता है? जो पेड़ पौधे पर जब कीड़ा हो जाते हैं, ठीक है, फलों के कीड़े के लिए इसको लगाया जाता है। यह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। तो ये क्या है? आवास में जहाँ रहने वाले वहाँ पे उपयोग के लिए ये स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। आगे देखें हम, प्रतिबंधित उपयोग वर्गीकरण के लिए आवश्यक है कि पंजीकृत उत्पादों को केवल प्रमाणित कीटनाशक एप्लीकेटर द्वारा या उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत लागू किया जा सकता है, अतः कथन डी सही है। ठीक है, क्या है? जब क्या हो जाएगा? पंजीकृत उत्पादकों की प्रमाणित के बाद ही उसको दिया जा सकता है पर्यवेक्षण में, यानी कि बेचा जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे देखिए, वर्ष 2011 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की 7वीं बैठक में एंडोसल्फाइन के निर्माण और उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए कथन जो है हम लोग का 2 क्या हो रहा है? गलत हो गया। वर्ष 2011 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि उद्देश्य हेतु कीटनाशक के उपयोग, निर्माण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसलिए ये देख लीजिए, ऑप्शन सी भी हम लोग का क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। 2011 में जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कृषि उद्देश्य के हेतु कीटनाशक के उपयोग और निर्माण पर क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अब देखते हैं हम लोग कितना हम लोग देखें 76 देखें। आप देखते हैं 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बीमारी और इसमें रोगजनक। ठीक है, बीमारी और उसके बाद क्या देखेंगे हम? रोगजनक। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइफाइड ज्वर। ठीक है, टाइफाइड ज्वर, निमोनिया, राइनोवायरस, सामान्य सर्दी, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, ये तो मलेरिया होना चाहिए। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, ये सही है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद टाइफाइड ज्वर, सैल्मोनेला टाइली, निमोनिया, राइनोवायरस, 2 और 4 इसकी मेरा ख्याल से सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बाकी उपयुक्त युग्मों में से कितने सम्मिलित है? तो इसमें 2 होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से लग रहा है 2 और 4। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। अतः युग्म 1 सुमेलित है। युग्म 1 क्या है? सुमेलित है बोल रहा है। तो एक युग्म क्या है? टाइफाइड ज्वर जो है क्या है? सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, रोगजनक क्या है?
टाइफाइड ज्वर का साल्मोनेला टाइफी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसकी, साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जो मनुष्य में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। ये रोगजनक आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करते हैं और रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में चले जाते हैं, अतः कथन एक सही है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया मनुष्यों में निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार है, जो फेफड़ों एल्वियोली वायु से भरी थैली को संक्रमित करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, कथन दो जो है क्या हो रहा है, सुमेलित नहीं है, तो कथन दो हम लोग का गलत हो गया। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइनोवायरस वायरस के एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सबसे अधिक संक्रामक मानव बीमारियों में से एक सामान्य सर्दी का कारण बनता है। ये नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य सर्दी की विशेषता नाक बंद और स्राव, गले में खराश, आवाज़, बैठना, खांसी, सिर दर्द, थकान आदि है, जो आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है। अतः युग्म 3 सही सम्मिलित नहीं है। युग्म 3 क्या है, सही नहीं है। 1 सही हो गया, 2 और 3 सही नहीं हो गया। उसके बाद 4 सही है। देखते हैं, मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है और इसको हम लोग प्लाज्मोडियम भी, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक छोटा प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार इसका जो सही सम्मिलित एक और क्या हो गया, 1 और 4 हो गया। ठीक है, एक टाइफाइड ज्वर जो होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है, टाइफाइड ज्वर सल्मोनेला टाइफाइड से, और मलेरिया प्लाज्मोडियम से। तो 1 और 4 इस प्रकार जो इसमें है क्या हो गया, केवल 2 युग्म क्या है, सही है। ठीक है, तो आप देख ले सकते, बाकी व्याख्या आप लोग पूरी इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है, PDF डाउनलोड करके। आगे देखें, हम लोग आगे बढ़ें। 78 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान एक अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। सही है, ठीक है, भारत का संविधान क्या है, एक अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। पॉलिटिक्स से है, सही है, एक अंतरराज्य परिषद का गठन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है सही क्या हो गया, कौन सा सही है, तो इसका सही बोलें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो कि बी नंबर। ठीक है, व्याख्या इसकी देखते हैं तब हमको समझ में आएगा कि कितना है, 78। ठीक है, और 78 का यहाँ पे देख सकते हैं, यदि यह जनहित में प्रतीत हो तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति द्वारा एक अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है, अतः कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार गठित परिषद का कर्तव्य होगा, यहाँ क्या क्या कर्तव्य होगा वो लिख दिए। ठीक है, कर्तव्य आप देख लीजिएगा। आगे देखें, यहाँ पे प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, जिसके सदस्यों में विधानसभा वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र की मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, अतः कथन 3 सही है। तो क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, और यही उसकी अध्यक्ष अंतर्राज्य में, ठीक है, देश में होता है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया, गलत है, जो कि राष्ट्रपति था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 79। 79 बायोगैस ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस ऊर्जा के संबंध में, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दहनशील होते हैं और जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एकदम सही है, क्या है, बायोगैस में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और जो क्या होता है, दहनशील होता है और जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक है, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य घटक नहीं है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये कथन एक केवल इसका सही होगा, केवल और केवल एक, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये रही इसकी व्याख्या। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं जो दहनशील होने के साथ जलने पर गर्मी एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसकी बाकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने में त्वचा मुख्य अवरोधक है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव, हाँ, हमारे शरीर में जो है सूक्ष्म जीव का जब प्रवेश होता है उसको रोकने में त्वचा क्या होता है, मुख्य अवरोधक। त्वचा इसको रोक के रखता है, ठीक है। मुख के लार माइक्रोबियल वृद्धि को नहीं रोकती। मुख का जो लार है वो क्या है, माइक्रोबियल वृद्धि को नहीं रोकता, तो ये गलत है, ठीक है। मुख का जो लार होता है वो क्या होता है, माइक्रोबियल वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है बोल रहा है, तो केवल एक, ठीक है, ए नंबर। इसकी व्याख्या देखें। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल इच्छुक उद्यमियों, छात्रों, पेशेवर, शिक्षाविदों और अन्य सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एक एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है, अतः कथन एक सही है, ठीक है। कथन एक क्या है सही है। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, ये तो 81 हो गया हम लोग, तो क्या है 80 देखे ना, 80 का व्याख्या देखना चाहिए। ये रहा 80। जन्मजात प्रतिरक्षा गैर विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह हमारे शरीर में बाहरी एजेंटों के प्रवेश के प्रति विभिन्न प्रकार के अवरोध प्रदान करते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के अवरोध होते हैं। शारीरिक बताएं, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोधक है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, इस प्रकार ये सही हो गया। उसके बाद श्वसन, जठरांत और मूत्र जननांगी, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है त्वचा रोकता है, इसलिए कथन एक सही हो गया। कथन 2 देखते हैं। मनोवैज्ञानिक बधाई, पेट में एसिड, मुंह में लार, आंतों से आंसू, ये सभी माइक्रोबियल विकास को रोकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक बाधा है, जैसे पेट में एसिड, मुंह में लार, आंखों से आंसू, ये सभी क्या है, माइक्रोबियल विकास को रोकता है। तो इस प्रकार कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं 81, कितना 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे गलती से, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। इंडिया इंडिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये क्या है, गलत हो गया, ठीक है। इसलिए कथन एक सही, केवल और केवल कथन एक। तो आगे हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। 81 ना, तो ये हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग अभी देखें। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल इच्छुक उद्यमियों, छात्रों, पेशेवर, शिक्षाविदों और अन्य सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है, अतः कथन एक क्या है, सही है। राष्ट्रीय एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की एक संयुक्त पहल है। तो यहाँ पे क्या है, आईआईटी मद्रास था, ठीक है। इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आईआईटी मद्रास नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होना चाहिए था। तो इसलिए कथन गलत हो गया। तो प्लीज़ आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों पे भी क्या कीजिएगा, लाइक मतलब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। और इसकी वॉच कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, न्यू ईयर से मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट सीरीज, जो कि इसकी 1 2 3 4 ये सब और विजन आई इसकी भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, 82 हम लोग देखते हैं। 82 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई, किस संगठन द्वारा किया गया है वो बताना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, बी नंबर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, सी नंबर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, डी नंबर ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो इसको जो क्या है, ठीक है,
निम्न कौन संगठन वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया है? तो ये है सी नंबर, ठीक है। करंट अफेयर से है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच शीर्षक से अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी किया है। फ्रंटियर्स रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। इन पर्यावरणीय मुद्दों को में शामिल है शहरी ध्वनि प्रदूषण, वन अग्नि और फेनोलॉजिकल बदलाव। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी व्याख्या यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से बंधा रहता है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से बंधा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। तो यहाँ से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यदि हम देखें 83, तो ये क्या हो जाना चाहिए? सी हो नंबर, 1 और 2 दोनों, तो दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO सबसे गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह एक रंगीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक मजबूती से बंध बनाने की इसकी क्षमता के कारण अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन के वितरण अवरुद्ध हो जाता है, अतः कथन 1 सही है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 श्वसन, ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन की दहन और सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान चूना पत्थर के अपघटन द्वारा वायुमंडल में निर्गत रहता है या ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान भी उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार इसमें क्या है? दोनों सही हो गया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम लोग 84 देखते हैं हम लोग। ठीक है। लाइट मेंटल्स अल्बर्ट्रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बोलना है। यह अंटार्कटिक समुद्र की एक प्रजाति है, तो ये सही है। क्या है? लाइट मेंटल्स अल्बर्ट्रस, ठीक है। लाइट मेंटल्स अल्बर्ट्रस क्या है? अंटार्कटिक समुद्र की एक प्रजाति है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है। क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है, तो ये गलत है, ठीक है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के तहत क्या है? संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए बी नंबर क्या है? गलत हो गया। वायुमंडलीय तापमान में होने वाली परिवर्तन इस पक्षी के प्रवासी पैटर्न को प्रभावित करता है, तो ये क्या है? यहाँ पे बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। ये सही है, तो ये क्या हो गया? ये सही है। ये अकेले या छोटी कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं। ये अकेले या छोटी कोशिका में घोंसला बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो केवल क्या है? बी नंबर सही नहीं है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के तहत क्या है? संवेदनशील रूप में सूचीबद्ध है बोल रहा है, लेकिन सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी बी नंबर क्या है? गलत हो गया। लाइट मेंटल अल्बर्ट्स अंटार्कटिक के तट से दूर दक्षिणी महासागर का एक पक्षी है, तो ये क्या है? दक्षिणी महासागर का एक पक्षी है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें हम, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, अतः विकल्प बी सही है, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में निकट संकटग्रस्त बोला गया है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील बोला है,
और निकट निकट होना चाहिए था, ठीक है। क्या है? निकट संकटग्रस्त में, तो इसलिए क्या है, बी नंबर जो है गलत हो गया, ठीक है। आगे आप लोग इसकी पूरी व्याख्या देख लीजिएगा। हम अब देखते हैं 85 85, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के समान परिवार से संबंधित है। मंकी पॉक्स का कोई टीका नहीं है। मंकी पॉक्स एक जूनिटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होती है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो यहाँ पे देख लीजिए, मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के समान परिवार से संबंधित है, तो नहीं, HIV के समान परिवार से संबंधित नहीं है। मंकी पॉक्स का कोई टीका नहीं है, टीका है मंकी पॉक्स का भी, इसलिए भी गलत हो गया। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये सही है, ठीक है। कथन नंबर 3 सही है, तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर इसका हो जाएगा सही, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। 85 ना, यह रोग मंकी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है जो पॉक्स ब्रीडे फैमिली, देख लीजिए किसे, पॉक्स ब्रीडे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। HIV वायरस के एक वर्ग से संबंधित है जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है, इसलिए कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया, सही नहीं है। मंकीपॉक्स एक वायरस जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, टीके के विकसित किए गए हैं जिनमें से एक, देख लीजिए, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान उपयोग किए जाने वाले टीकों ने भी मंकी पॉक्स से सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि नए टीके विकसित किए गए हैं जिनमें से एक को मंकी पॉक्स की रोकथाम हेतु अनुमोदित किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इसमें क्या हो गया, केवल कथन 3 सही हो गया। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको रोजाना मिला करे, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।